प्रस्तावना क्या है? दूसरा देखना है प्रस्तावना में अगर संशोधन हुआ है तो कब कब हुआ है। तीसरा देखना है आपको प्रस्तावना का महत्व क्या है। चौथा देखना है कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का विषय वस्तु क्या है। आपको यह देखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। और लास्ट देखना है कि प्रस्तावना का तत्व कौन कौन सा है। इतना चीज देखना है ग्राम। और आप कह रहे हैं कि प्रस्तावना में बस खाली शब्द को समझना है। इतना पॉइंट निकल के आता है, इतना पॉइंट को समझना है आपको। प्रस्तावना सबसे पहला चीज प्रस्तावना क्या है। दूसरा प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो कब कब हुआ। तीसरा प्रस्तावना का महत्व क्या है। चौथा प्रस्तावना का विषय वस्तु क्या है। पांचवा प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। और छठा प्रस्तावना का तत्व कौन कौन सा है। अब बताइए, कुछ ही कोई जानते हैं ग्राम, ठीक है ना। और अगर इसके बाद इसको समझ लेने से ध्यान रखिएगा कि ना पीटी का समूचा क्वेश्चन डील होगा आपसे और न मेंस का। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन का छूट जाएगा आपसे, गारंटी मिले। हाँ अब बताइए, सबसे पहला शुरू कीजिए। प्रस्तावना क्या है। व्हाट इज द प्रियम्बल। हम यहां खड़े हैं, इसके पीछे उद्देश्य। आप कहीं जाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य होता है। मतलब दुनिया में कोई भी काम होता है जो आपका, ये बिना उद्देश्य का नहीं होता है। और इतना बड़ा संविधान का जो रचना हुआ, क्या बिना किसी उद्देश्य के हुआ क्या। ठीक है, मतलब जो संविधान बना होगा हमारा, उस संविधान का भी तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। ठीक है ना। तो अगर हम प्रस्तावना का बात करें तो देखिए, अगर हम संविधान सभा का बात करें तो संविधान सभा का हम पहले बता चुके हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, मतलब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ, इसके ठीक 4 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है ना। और उसी का संशोधित रूप जो है आपका, यही आपका उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है ना। तो उद्देशिका या प्रस्तावना कहने का हमारा मतलब यह होता है कि संविधान जिन लक्ष्यों, आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना, प्रस्तावना में उसी को सरल भाषा में बताया गया है। मतलब अगर हम कहें तो प्रस्तावना है क्या, तो संविधान के आदर्श, संविधान के उद्देश्य, संविधान के लक्ष्य, ठीक है ना, इसको सरल भाषा में जहां बताया गया है वही हमारा प्रस्तावना या वही हमारा उद्देशिका है। ठीक है ना। अगर हम डेफिनेशन के तौर पर कहें तो यह कह सकते हैं कि संविधान जिन लक्ष्यों, आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, उद्देशिका में उसको सरल भाषा में बताया गया है। ठीक है ना। अगर हम उद्देशिका की भाषा को देखें तो प्रवाह है इसमें, एक फ्लो है इसमें। ठीक है ना। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो बोलने में एक रुकावट होता है, लेकिन जब हम गाना गाते हैं तो गाना में एक फ्लो होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है ना, एक फ्लो है इसमें। मतलब बिना रुके हुए हम गा रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना तो हर जगह पे एक ठहराव आता है, हर जगह पे एक रुकावट आता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें ना तो एक फ्लो होता है इसमें, एक प्रवाह है इसमें। मतलब अगर हम यहां पे कहना चाहें तो इसको डिफाइन करके हम कह सकते हैं कि संविधान जिन लक्ष्यों, आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, प्रस्तावना में उसी को प्रवाहमयी भाषा में बताया गया है, एक फ्लो में बताया गया है। ठीक है ना। और जहां तक सवाल रह गया तो ये है क्या, तो एक तरह से कह लीजिए कि संविधान का आदर्श है, संविधान का उद्देश्य है, संविधान का लक्ष्य है, जिसको संविधान हमारा प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। अगर हम इसके इतिहास को देखें
तो अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला संविधान है जिस संविधान में प्रस्तावना को या उद्देशिका को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि उसके बाद विश्व के अलग अलग संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया जाता है। और अगर हम भारत के संविधान का बात करें ना, तो भारत के संविधान में भी इसके बाद ही प्रस्तावना को शामिल किया गया। मतलब प्रस्तावना हम लिए कहां से? अमेरिका से, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल पूछता है कि प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया, ठीक है ना। अगर एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछे तो प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज कि भाई संविधान सभा के मतलब 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया और उसके बाद जिस संशोधित प्रस्तावना को तैयार किया गया हमारा, उस प्रस्तावना में अभी तक कोई संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर प्रस्तावना में संशोधन हुआ है तो कब कब हुआ है? देखिए, अगर हम प्रस्तावना का बात करें तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। मतलब अगर हम संविधान के लागू होने का बात करें तो संविधान लागू कब हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है ना। और आज हमारा 2023 है। मतलब अगर हम यहां पे कहना चाहें तो लगभग 72-73 साल हमारा गुजर चुका है संविधान के लागू हुए, ठीक है ना। और इस 73 साल में इस प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। ये संशोधन कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन के जरिए 1976। और ये जो संशोधन हुआ था हमारा, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था। मतलब 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना। और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर, ठीक है ना, 1976 में जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ, इस संशोधन के जरिए जो उद्देशिका है हमारा, इस उद्देशिका में भी संशोधन किया गया। और इस संशोधन के जरिए उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया। पहले पैरा में 2 शब्द और छठे पैरा में 1 शब्द, ठीक है ना। भाई पहला पैरा में 2 शब्द कौन कौन जोड़ा गया? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और छठा पैरा में कौन शब्द जोड़ा गया? तो अखंडता। मतलब संविधान के 42वां संशोधन के जरिए उद्देशिका में जो परिवर्तन किया गया या उद्देशिका में जो संशोधन हुआ, इस संशोधन के जरिए पहले पैरा में 2 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और छठा पैरा में 1 शब्द जोड़ा गया, अखंडता। मतलब 42वां संविधान संशोधन के जरिए उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। अब दूसरा, अब यहां पे आता है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। जो प्रस्तावना है हमारा, उस प्रस्तावना का महत्व क्या है? देखिए, यहां पे भी अगर हम कहना चाहें तो ध्यान रखना है आपको कि संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। मतलब संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय जो व्याख्या कर दिया संविधान का, इसी व्याख्या को मान्य माना जाता है। मतलब इसी व्याख्या को सही माना जाता है, ठीक है ना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बात करें कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा, ये सुप्रीम कोर्ट में कई मामला आया और कई मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, ये प्रस्तावना का व्याख्या करता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें तो एक मामला आया था 1967 में, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि उद्देशिका में जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट है। मतलब उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका में जनता की भावना और जनता का आकांक्षा समाविष्ट है। भावना समझते हैं, और आकांक्षा मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है ना। मतलब अगर हम उद्देशिका का बात करें तो उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका में जनता की भावनाएं और उसकी आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट है। ये कौन कहता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस मामले में कहता है? आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है ना। एक और मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, जिस मामले को हम लोग इंद्री बेरूबाड़ी यूनियन का मामला कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मामला आया था ये 1960 में आया था, 1960 में आया था। और बेरूबाड़ी यूनियन का जो मामला है हमारा,
उस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि उद्देशिका क्या है, तो संविधान निर्माता के विचारों को जानने का कुंजी है। मतलब संविधान निर्माता जिस उद्देश्य के साथ या जिस लक्ष्य के साथ संविधान का निर्माण किए थे, ठीक है ना, तो उनका उस समय विचार क्या था, उस विचार को जानने का हमारे पास एक साधन है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि संविधान के किसी उपबंध में किसी शब्द का अर्थ हमको समझ में नहीं आए, ठीक है ना, और जब भी ऐसा होगा, ठीक है ना, मतलब जब भी किसी शब्द का अर्थ संदिग्ध हो या अर्थ हमारे समझ से परे हो, तो उस शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम उद्देशिका का मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम उद्देशिका का बात करें तो उद्देशिका है क्या, तो संविधान निर्माता के विचारों को जानने का कुंजी है, ठीक है ना। अब यहां पे यही पे एक सवाल उठ जाता है, आखिर उद्देशिका का महत्व इतना है कि भाई उद्देशिका संविधान निर्माता के विचारों को जानने का कुंजी है, या फिर जो उद्देशिका है हमारा उसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं समाविष्ट हैं, ठीक है ना। तो यह भी सवाल उठता है कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो उद्देशिका है हमारा, ये संविधान का अंग या संविधान का भाग है कि नहीं, ठीक है ना। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट का जो निष्कर्ष है, ठीक है ना, उसी निष्कर्ष पर हमको निर्भर करना पड़ेगा। कहे कि भाई संविधान, हम पहले बता चुके हैं कि संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या कर देगा उसी व्याख्या को हमको मान लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अगर हम कहें तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी यहां पे तो 3 मामला है। जैसे अगर हम बात करें इंद्री बेरूबाड़ी यूनियन का मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या बताता है कि उद्देशिका जो है हमारा, ये संविधान निर्माता के विचारों को जानने का कुंजी है। लेकिन इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। मतलब बेरूबाड़ी यूनियन का जो मामला है हमारा, इस बेरूबाड़ी यूनियन के मामला में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना। दोबारा फिर ये मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में, ठीक है ना, 1973 में। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। मतलब अगर हम केशवानंद भारती केस के बाद देखें तो सुप्रीम कोर्ट के मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का मत ये बदला ही नहीं कभी कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना। और तब से यही मानना चाहिए कि उद्देशिका क्या है, तो संविधान का भाग है। ये हम नहीं कहते, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है, और वो जो व्याख्या कर देगा यही इसी व्याख्या को मान्य माना जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो हमको भी मानना पड़ेगा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है, ठीक है ना, कि जब संविधान के सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे तब उद्देशिका को अलग से पारित किया गया था। और ऐसा परिस्थिति में जो उद्देशिका है हमारा, ये संविधान का भाग है, ठीक है ना। और तब से लेके हमको यही मान के चलना है। मतलब 1973 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इस परिवर्तन के बाद हमको यही मान के चलना है कि उद्देशिका क्या है, तो संविधान का भाग है, ठीक है ना। लेकिन संविधान का भाग है जरूर, लेकिन इसका अगर हम इससे भी आगे बढ़ के देखें तो क्या ये शक्ति का स्रोत भी हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। मतलब उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता है। मतलब अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हम केवल इस आधार पर करना चाहें कि हमारे उद्देशिका में ऐसा कहा गया है, ठीक है ना, तो इस आधार पर हम उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब शक्ति के तौर पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज, उद्देशिका का विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु जो पढ़ते हैं आप लोग, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, तो इसको याद रखना है, यही संविधान का विषय वस्तु है हमारा। और अब देखना है कि उद्देशिका का तत्व कौन कौन सा है। मतलब जो उद्देशिका है हमारा, उस उद्देशिका का तत्व कौन कौन सा है। भाई संविधान का अगर हम बात करें तो संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि संविधान की प्रकृति क्या है, ठीक है ना। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ठीक है ना। तो आपको हर चीज को एक सिलसिलेवार तरीके से देखना पड़ेगा। और यहीं पे एक जो शब्द है, प्रत्येक शब्द का व्याख्या होगा कि प्रत्येक शब्द का मतलब क्या निकलता है। सर वो जो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसलिए या संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरा चीज कि संविधान की प्रकृति क्या है। तीसरा चीज संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा अधिनियमित होने की तिथि क्या है,
ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम कहें भाई प्राधिकार का स्रोत, तो संविधान के जो प्राधिकार का स्रोत है ये किस में निहित है? हम भारत के लोग हैं। जैसे आपका जो प्रस्तावना का शुरुआत होता है कहां से होता है? हम भारत के लोग से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम भारत के लोग शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम भारत का लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? ठीक है ना। अगर हम भारत के लोग शब्द के मतलब को देखें तो इसका दो अर्थ निकलता है। पहला अर्थ तो ये है कि संविधान जो बनाया है हमारा, ये किसने बनाया है? तो मतलब भारत के लोगों ने बनाया है। मतलब संविधान को बनाया किसने? भारत के लोगों ने। बनाया किसके लिए? तो भारत के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो पहला चीज तो ये निकल के आया, और दूसरा चीज क्या निकल के आएगा यहाँ पे कि संविधान के प्राधिकार या संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है? तो संविधान के शक्ति का स्रोत भी भारत का लोग, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो संविधान का आपका शुरुआत हो रहा है किस शब्द से हो रहा है? हम भारत के लोग से हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम भारत का लोग शब्द है उससे दो अर्थ निकलता है। पहला अर्थ कि संविधान बनाया किसने? तो भारत के लोगों ने। बनाया किसके लिए गया? तो भारत के लोगों के लिए। और दूसरा चीज कि संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है? तो संविधान के शक्ति का स्रोत भी भारत का लोग है। मतलब संविधान शक्ति कहां से प्राप्त करता है? तो भारत के लोगों से, ठीक है ना। ये दो मतलब निकल के आता है यहां से। उसी तरह से अगर हम बात करें तो संविधान का प्रकृति क्या है? तो संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये हमारे संविधान का प्रकृति है, ठीक है ना। अगर हम संविधान के उद्देश्य का बात करें तो संविधान का उद्देश्य क्या? जैसे न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है ना। इसके बाद बंधुत्व हो गया, राष्ट्र का एकता और अखंडता हो गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारे संविधान का उद्देश्य है। और चौथा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि संविधान हमारा अधिनियमित कब हुआ? तो संविधान अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। तो जैसे पढ़ते हैं ना कि द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। मतलब संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो उद्देशिका है आपका, इस उद्देशिका से 4 चीज निकल के आता है: शक्ति का स्रोत, संविधान की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य और अधिनियमित होने की तिथि, ठीक है ना। भाई हम भारत का लोग, इसका दो अर्थ। संविधान का निर्माता कौन है? भारत का लोग। संविधान का निर्माता भी भारत का लोग है, और संविधान बना भी किसके लिए? भारत के लोग के लिए, ठीक है ना। दूसरा चीज अगर हम कहना चाहे तो संविधान शक्ति कहां से ग्रहण करता है? तो भारत के लोगों से। तो ये शक्ति का भी स्रोत हो गया। उसी तरह से हर शब्द को पहले रेड करना है, कहां कहां पे कैसे कैसे इसका अर्थ है, इसको बनाइएगा तो बना लीजिए।